आज का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में रिसेंट व्यू क्या है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो पुराने विचार अब काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो चुके हैं। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विस्फोटों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की गति और उनके संचरण पथों के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 प्रमुख मंडलों क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में विभाजित किया जाता है। तो जो प्राकृतिक व मानव निर्मित विस्फोट है, विशेषकर परमाणु परीक्षण, तो परमाणु परीक्षण से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की गति और उनके संचरण पथों के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया गया और इसके आधार पर भी पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 मंडल है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इन प्रमुख मंडलों को आगे विभाजित भी किया जाएगा। विशेष रूप से क्रस्ट की मोटाई के विषय में वैज्ञानिकों के बीच में पूर्ण सहमति नहीं है। एमजी ब्रैडशॉ, एजे एबॉट और एपी गेल्सथोर्पे के अनुसार, ये विद्वानों का भी नाम याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, एमजी ब्रैडशॉ, एजे एबॉट तथा एपी गेल्सथोर्पे के अनुसार महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है। तो इन लोगों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 50 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। इसी तरह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स की शोध परियोजना के अनुसार क्रस्ट की जो मोटाई है औसतन 30 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि कुछ अन्य स्रोत इसे 100 किलोमीटर तक भी बताते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई के बारे में जानकारी मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में रखते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। निचली क्रस्ट में पी तरंगों की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है। ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो यही सेम चीज़ इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट देखिए, ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है 2.18 है, जबकि निचली क्रस्ट का घनत्व 3 तक हो जाता है और इसका मुख्य कारण दबाव है। तो दबाव निचली क्रस्ट पर ज़्यादा है, इसलिए उसका घनत्व अधिक है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि घनत्व, अगर दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेंटल के बारे में। तो क्रस्ट के नीचे भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की गति 6.9 किलोमीटर सेकेंड से बढ़कर मेंटल के ऊपरी भाग में 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर सेकेंड तक हो जाती है। इस परिवर्तन से क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबद्धता हो जाती है, जिसे कि मोहो असंबद्धता या मोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसकी खोज ए मोरोविक ने 1909 में की थी। तो ये हम लोग को जानकारी हो गया। तो कई इसमें, जैसे कि आपको कई अंतर मिलेगा, जैसे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अभी हम लोग पढ़े थे कि अपर क्रस्ट का 6.1 किलोमीटर स्पीड होता है पी का, वहीं लोअर क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोरॉइड लेयर्स है, जो कि इसको अलग करता है, यानी कि कोनोरॉइड डिसकंटिन्यूटी माना जाएगा, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करता है। इसी प्रकार से क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी के द्वारा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। तो
अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है। इसी प्रकार से मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग या वाइचार्ट डिसकंटिन्यूटी है। आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी है। तो ये रिसेंट व्यू के द्वारा ये सब हम लोग को पता चला। और डेंसिटी भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.90 से 3.3 तक क्रस्ट में अंतर हो रहा है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का। उसके बाद डेंसिटी लगातार बढ़ते जाएगा, 4.3 हो गया मेंटल में, और आउटर कोर से तुरंत देखेंगे डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, 5.5 से बढ़ के 10 हो गई, और लास्ट में 13.6 तक डेंसिटी चली गई। तो ये डेंसिटी लगातार बढ़ रही। इधर गहराई भी हर लेयर्स का गहराई दिया गया है कि अपर मेंटल कहाँ तक है, 200 किलोमीटर तक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिवाइडर क्या है, 700 किलोमीटर की गहराई है। 700 से 29 तक लोअर मेंटल है, यानी कि 30 से लेकर, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, अन्य विद्वानों के हम लोग देखे थे, 700 किलोमीटर तक आपका अपर मेंटल है। तो ये डायग्राम हम लोगों को बहुत कुछ इंटरनेशनल यूनियन एंड जियोडेसी फिजिक्स का है, ये सोर्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियो फिजिक्स, इसके सोर्स के आधार पर ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जरा सा और हम लोग देखते हैं कि मोहो डिसकंटिन्यूटी में से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल फैला हुआ है, यानी क्रस्ट के लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का ये जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल फैला हुआ है। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का, यानी पूरे वॉल्यूम का 83% और उसका कुल मास का 68% भाग रखता है। मेंटल को सामान्यतः हम लोग 3 भागों में रखते हैं। मोहो से 200 किलोमीटर तक का भाग, 200 से 700, ये 700 तक अपना अपर मेंटल हो गया, और 700 से 29 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है ये लोअर मेंटल है। तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपीय तरंगों की गति कम होती है। इस क्षेत्र को निम्न वेग का लो वेलोसिटी जोन बोल देते हैं, निम्न वेग का मंडल्स। तो ये चीज़ें हो गया, यही चीज़ें इंग्लिश में हैं, यहाँ से आप सेम चीज़ ट्रांसलेटेड है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब कोर में आते हैं। तो कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल और कोर के बीच के सीमा को गुटेनबर्ग या वाइचार्ट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा पर घनत्व तथा भूकंपीय तरंगों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जैसे ही कोर में जाते हैं डेंसिटी बड़ी तीव्रता से बढ़ती है। इनर कोर का जो घनत्व है वो बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाता है, 13.6 तक पहुँच जा रहा है। पृथ्वी के केंद्र पर 13.6 तक पहुँच जाता है। इसी से पता चलता है कि वो हेवी मेटल से बना हुआ है। अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से दुगने से भी अधिक है, यानी कि कोर का डेंसिटी मेंटल के 2 टाइम्स से भी अधिक है। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी लिखना पड़ेगा। परंतु इसका वॉल्यूम जो है पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 16% है, और द्रव्यमान लगभग 32% है। तो वॉल्यूम में मात्र 16% है, जबकि वहाँ पर हम लोग मेंटल में 83% पढ़े थे, और वहाँ पर मास 68% था, यहाँ पर द्रव्यमान जो मास 32% है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि वहाँ पर मेंटल का जो है 83% है और उसका वॉल्यूम 68% है, जबकि यहाँ पर जो मास है कोर का, तो यहाँ पर कोर का जो मास है वो 32% है, वहाँ 68%। तो ये दोनों को मिलाकर देखिए, 68 से 68 प्लस 32 अगर हम लोग जोड़ दें तो 99% तो मास केवल मेंटल और कोर का ही है, यानी 1% क्रस्ट का मास है। और वॉल्यूम को अगर जोड़ लें तो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का ये 16% लिया है, वो 83%। तो 83 और 16 जोड़ लिया जाए तो ये भी 99 हो गया। तो इस तरह से वॉल्यूम में भी दोनों मिला के 99%, यानी वॉल्यूम भी क्रस्ट सिर्फ 1% रखता है, जबकि मास भी 1% रखता है।
आउटर कोर और इनर कोर को लेहमान डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, ये हम लोग पढ़ लिए। इन दोनों के बीच के विभाजक सीमा जो है 5150 किलोमीटर की गहराई है, यानी आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई है, जिसमें तेज तरंगें लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये 2900 से 5150 किलोमीटर की जो गहराई है वो लिक्विड स्टेज में है, तभी लुप्त होती है, डिसअपियर होती है। 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम कहलाता है, और यहाँ पर डेंसिटी बढ़कर 13.6 ग्राम पर ग्राम घन सेंटीमीटर, यानी कि 13.6 से ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है। और इनर कोर में पी तरंगों की गति लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर लास्ट में हम लोग जानते भी हैं कि ये पी तरंग जो है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो ये वेरिएशंस होगा। पृथ्वी का जो कोर भाग है विभिन्न परतों की गहराई और घनत्व को दर्शाता है। तो आंतरिक भाग की जो विभिन्न परतों की गहराई और घनत्व, ये रिसेंट व्यू में हम लोग अभी देखे थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि कोर की संरचना लोहा और निकेल से हुई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कोर की संरचना सिलिकेट से भी मानी जाती है, परंतु अत्यधिक दबाव और इलेक्ट्रॉनिक के संरचना टूटकर मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक पदार्थों में बदल जाती है, जिससे घनत्व बढ़ जाता है। तो ये एक अलग विद्वान का कहना है, ये बोल रहे हैं कि सिलिकेट से बनी है, लेकिन अत्यधिक प्रेशर के चलते उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन जो है वो टूटकर मेटेलिक मिनरल्स में बदल जाता है, जिससे कि डेंसिटी बढ़ जाती है। एक तीसरा संभावना जो व्यक्त किया गया है कि प्रारंभ में कोर जो था हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में अत्यधिक दबाव के कारण, प्रेशर के कारण उसका रूपांतरण होकर मेटेलिक में हो गया। तो ये तीसरा संभावना बता दिया गया। पहले में तो सीधे सीधे बोल दिया कि कोर की जो संरचना है वो आयरन से बना हुआ है, और आयरन और निकेल से पहला वाला। दूसरा में सिलिकेट से बताया, लेकिन अत्यधिक प्रेशर के कारण सिलिकेट मेटेलिक मिनरल्स में बदल गया, जिससे कि डेंसिटी बढ़ गया। तीसरा संभावना बोल रहा कि जो उसका कोर हाइड्रोजन का बना था, लेकिन बाद में इतना प्रेशर हुआ कि वो मेटेलिक में बदल गया। तो इसके विपरीत यह मत व्यक्त किया जाता है कि सिलिकेट और हाइड्रोजन में इस प्रकार का परिवर्तन कोर में स्थित दबाव के कारण मान भी लिया जाए तो भी उससे उत्पन्न घनत्व इतना अधिक नहीं हो सकता जितना कि वर्तमान में पाया जाता है। तो ये दोनों मतों को डिस्कार्ड भी कर दिया जा रहा है। यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया, बुध ग्रह सभी ग्रहों में सबसे छोटा है, परंतु उसका घनत्व सर्वाधिक है, अतः बुध ग्रह के कोर में न्यूनतम संपीड़न अधिकतम घनत्व का कारण नहीं हो सकता। तो न्यूनतम संपीड़न हुआ है उसके कोर में, तो अधिकतम घनत्व क्यों उसका है। वर्तमान समय में जियोफिजिक्स और जियोकेमिस्ट यह मानते हैं कि पृथ्वी का कोर मुख्यतः धात्विक पदार्थों विशेषकर लोहा से बना है। तो अभी तक लोहा को ही माना जा रहा है। अभिनव तथ्यों के आधार पर भी यदि वर्तमान कोर पूर्णतः लोहे का बना हो तो उस पर स्थित दबाव के अनुसार उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन एक इसको वो कर देगा कि अगर सल्फाइड्स तथा कार्बाइड्स की कोर में उपस्थिति अगर कर दिया जाए तो उसके घनत्व में, लोहा होने के बावजूद उसके घनत्व में पूरी कमी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर सल्फाइड और कार्बाइड्स भी अगर कोर में है तो वो लोहा को प्रूफ कर दे रहा कि उसको डेंसिटी को कम कर लेगा। यानी कि सल्फाइड और कार्बाइड लोहा में अधिक घनत्व तो बहुत जो बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा घनत्व हो जाएगा, वो उतना नहीं होकर बैलेंस कर देगा उसको। तो इस प्रकार से हम लोग को ये निष्कर्ष में समझ में आया कि कोर जो है लोहे वाले धातु से बना हुआ है और उसमें सल्फाइड्स और कार्बाइड्स कोर में उपस्थिति के कारण उसका घनत्व जितना होना चाहिए उतना है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। वर्तमान समय में आउटर कोर में लगभग 20% सिलिकॉन है तथा 80% लोहा और निकेल पाया जाता है, और इनर कोर में तो आपका लोहा और निकेल है ही। तो इस तरह से ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो गई। रिसेंट व्यू में अपना इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा
सुन लीजिएगा और अपने मन से लिख सकते हैं कम शब्दों में। थैंक यू।